सिवान में एक महिला हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गई और जमकर हंगामा करने लगी। इस दौरान लोगों की भीड़ भी मौके पर उमड़ पड़ी। जरा सोचिए, हाई टेंशन बिजली के टावर पर एक महिला चढ़ जाए, नीचे सैकड़ों लोगों की भीड़ हो और हर पल सिर्फ एक डर, कहीं एक छोटी सी चूक जानलेवा न बन जाए। सिवान से आई ये तस्वीरें हर किसी के सांसें रोक देने वाली है। मामला सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिरीपट्टी गांव का है, जहां पारिवारिक विवाद के बाद मूरत देवी अचानक हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई। महिला की टावर पर चढ़ते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और तुरंत डायल 112 पुलिस को सूचना दी। हर किसी की निगाह टावर पर टिकी थी और लोग किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के सहयोग से महिला को लगातार समझाने का प्रयास किया गया। काफी देर की मशक्कत और समझाने बुझाने के बाद महिला सुरक्षित नीचे उतर आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर वो कुछ फीट और ऊपर चली जाती या बिजली लाइन के संपर्क में आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। समय रहते पुलिस और ग्रामीणों की सतर्कता से ये बड़ी दुर्घटना टल गई। आमतौर पर कांवर एक श्रद्धालु के कंधे पर होती है, लेकिन इस कांवर को उठाने के लिए एक दो नहीं, पूरे 9 शिव भक्तों की जरूरत पड़ती है। 54 फीट लंबा ये महाकांवड़ जहां से गुजरता है वहां लोग कदम रोक लेते हैं, कैमरे निकल जाते हैं और बोल बम के जय घोष से पूरा रास्ता गूंज उठता है। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर इस बार आस्था का एक अनोखा और भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। पटना सिटी के श्री श्री विशाल शिवधारी संघ की तरफ से तैयार किया गया 54 फीट लंबा कांवड़ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रंग बिरंगी सजावट, देवी देवताओं की प्रतिमाओं और घुंघरुओं से सजा ये कांवड़ जहाँ से गुजरता है, लोग रुककर इसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद करने लगते हैं। इस विशाल कांवड़ को एक साथ 9 कांवरिये अपने कंधों पर उठाते हैं, जबकि पूरे जत्थे में 500 से 600 श्रद्धालु शामिल हैं। सभी बारी बारी से इसे लेकर सुल्तानगंज से देवघर तक करीब 105 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि ये कांवड़ सिर्फ 48 घंटे में तैयार किया गया और इसका उद्देश्य केवल जलाभिषेक नहीं बल्कि एकता, भाईचारे और विश्व शांति का संदेश देना भी है। सावन में भक्ति के कई रंग दिखाई देते हैं, लेकिन 54 फीट का ये महाकांवड़ ये बता रहा है कि जब आस्था असीम हो तो उसका स्वरूप भी विराट हो जाता है। धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र के सिलेक्टेड गोविंदपुर में लगातार बारिश के बीच एक बार फिर भूधसान की घटना सामने आई। अचानक जमीन धंसने से करीब आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए। कैमरा चल रहा था, पीड़ित महिला अपनी आप बीती सुना रही थी, तभी अचानक धरती कांपने लगी और देखते ही देखते घर भरभरा कर जमीन में समाने लगा। धनबाद से आई ये तस्वीरें सिर्फ डराने वाली नहीं बल्कि बारिश के बीच मंडरा रहे बड़े खतरे की चेतावनी भी है। जब एक पीड़ित महिला मीडिया से बात कर रही थी, उसी दौरान उसका घर धंसने लगा। गनीमत रही कि महिला, उसके परिजन और वहाँ मौजूद मीडिया कर्मी समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। भूधसान की चपेट में आकर घरों में रखा सामान और मोटरसाइकिल भी जमीन के भीतर समा गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण इलाके में जमीन धंसने की घटनाएं बढ़ गई है। इससे लोगों में अपने घरों और जान माल की सुरक्षा को लेकर भारी डर का माहौल है। बारिश के साथ बढ़ता भूधसान अब धनबाद के कई इलाकों के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि लोगों की सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान कब और कैसे मिलेगा। औरंगाबाद से सामने आए एक वायरल वीडियो ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में कुछ बच्चे स्कूल के कमरे में रखी बालू और मिट्टी को ढोते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में कॉपी किताब होनी चाहिए थी, लेकिन तस्वीरों में बच्चे बालू ढोते नजर आ रहे हैं। बिस्किट के बदले मेहनत कराने का आरोप लगा है और वायरल वीडियो ने स्कूल व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पड़ताल में ये वीडियो बारुण प्रखंड के चंदौली स्थित मध्य विद्यालय का बताया जा रहा है। आरोप है कि बच्चों से बालू और मिट्टी ढुलवाने के बदले उन्हें बिस्किट दिए गए। मामले पर विद्यालय के प्रिंसिपल अखिलेश तिवारी ने अनभिज्ञता
जाहिर की है। वहीं वायरल वीडियो शिक्षा विभाग के संज्ञान में पहुंच चुका है और अब कार्रवाई का इंतजार है। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो बच्चों से काम करवाना उनके शिक्षा के अधिकार और बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा। बच्चों के हाथों में भविष्य की किताबें हो या मजदूरी का बोझ। वायरल वीडियो ने यही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि जांच के बाद शिक्षा विभाग क्या कदम उठाता है। बगहा से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक ही घर से विशाल अजगर और किंग कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इस रोमांचक अभियान ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। एक घर, दो खूंखार मेहमान, एक विशाल अजगर और दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में शामिल किंग कोबरा। जैसे ही कुत्तों की लगातार भौंकने की आवाज ने खतरे का इशारा दिया, शुरू हुआ ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन जिसने पूरे गांव की सांसें थमा दी। मामला वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के गनौली गांव का है। स्थानीय निवासी नीतीश कुमार के घर में बड़े सांप होने की सूचना मिलने पर स्नैक मैन मुरारी कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घर के आसपास कुत्तों के लगातार भौंकने से टीम को सांपों के छिपे होने की अंदेशा हुआ। काफी मशक्कत के बाद टीम ने एक विशाल अजगर और एक किंग कोबरा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्नेक मैन मुरारी कुमार ने लोगों से अपील की कि सांप दिखने पर घबराए नहीं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना दे। रेस्क्यू के बाद दोनों सांपों को सुरक्षित उनके प्राकृतिक आवास पर छोड़ने की प्रक्रिया अपनाई गई। समझदारी, सतर्कता और विशेषज्ञों की मदद से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया। सावन का महीना, हर हर महादेव के जयकारे और अचानक एक साथ सामने आ गए नाग और नागिन। देखते देखते ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और फिर जो हुआ उसने इस जगह को आस्था के केंद्र में बदल दिया। मुंगेर के तोपखाना बाजार स्थित ब्रह्म स्थान के पास एक साथ नाग और नागिन दिखाई देने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग यहां मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। लोगों ने दोनों सांपों को भगवान शिव का प्रतीक मानते हुए हाथ जोड़कर पूजा अर्चना की और पूरा इलाका हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सावन के पवित्र महीने में नाग नागिन के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इसी आस्था के साथ श्रद्धालु सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते नजर आए। हालांकि नाग नागिन के दर्शन से मनोकामना पूरी होने जैसी मान्यताएं धार्मिक आस्था का विषय हैं और उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। काफी देर तक दोनों सर्प वहीं दिखाई देते रहे, जिससे लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती गई। सावन के इस पावन महीने में मुंगेर का ये दृश्य आस्था और प्रकृति के अनोखे संगम की चर्चा बन गया। वहीं वन्य जीव विशेषज्ञों की सलाह है कि ऐसे मौके पर श्रद्धा के साथ साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। औरंगाबाद के NH 139 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंजूराही के पास दो ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते दोनों वाहन धू धू कर जलने लगे। आग की तेज लपटों को देखकर आसपास के लोग भी सहम गए। सड़क पर दो ट्रकों की टक्कर हुई और कुछ ही पलों में दोनों वाहन आग के गोले में तब्दील हो गए। चारों तरफ उठती लपटें, धुएं का गुब्बार और मौके पर मची अफरा तफरी। औरंगाबाद से हादसे की ये तस्वीर बेहद डराने वाली है। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग की भयावहता इतनी ज्यादा थी कि छोटे वाहन से उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बाद में दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका। हालांकि तब तक दोनों ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे। गनीमत रही कि हादसे के वक्त दोनों ट्रकों के चालक समय रहते वाहन से कूद गए और उनकी जान बच गई, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस भीषण दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सतर्क ड्राइविंग की जरूरत को सामने ला दिया है। लोगों को गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहने की जरूरत है। ऊपर से ट्रक में सिर्फ लकड़ी का बुरादा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके नीचे छिपा था लाखों रुपए की विदेशी शराब का जखीरा। तस्करों की चाल बेहद शातिर थी, लेकिन मद्य निषेध विभाग की सटीक सूचना और त्वरित कार्रवाई ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया।
पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र स्थित 6 लेन पुल फ्लाईओवर के पास छापेमारी कर एक ट्रक से करीब 600 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 75 से 80 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से ट्रक ड्राइवर, जो राजस्थान का सैमुलर का रहने वाला है, को गिरफ्तार किया गया है। 22 चक्का ट्रक जो हरियाणा का नंबर है, अभी शराब की मात्रा उतारी ही जा रही है, लेकिन अभी कम से कम 500 कार्टून शराब उतारी जा चुकी है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 60 लाख रुपए के आसपास है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब की खेप छत्तीसगढ़ से लोड कर लाई गई थी। पुलिस की नजरों से बचने के लिए शराब के कार्टूनों को लकड़ी के बुरादे के बोरियों के नीचे छिपाया गया था। अब गिरफ्तार चालक से पूछताछ के आधार पर पूरे तस्करी नेटवर्क की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। लकड़ी के बुरादे की आड़ में शराब तस्करी की यह साजिश भले ही नाकाम हो गई हो, लेकिन अब जाँच एजेंसियों की नजर इस पूरे नेटवर्क के उस चेहरों पर है जो अवैध कारोबार को चला रहे थे। कंधे पर कांवर, पैरों में स्केट्स, होठों पर बोलबम का जयघोष। सावन में आपने कांवरियों को पैदल दौड़ते और दंडवत करते जरूर देखा होगा, लेकिन ये शिव भक्त आस्था को रफ्तार देते हुए स्केटिंग करते करते बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। और इस यात्रा से जुड़ी एक ऐसी कहानी भी है जो आपकी आंखें नम कर देंगी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में लाखों कांवड़ियों के बीच मोकामा के 6 युवक इन दिनों हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। पैरों में स्केट्स, कंधे पर कांवर और होठों पर बोल बम का जयघोष। ये शिव भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर मुंगेर कच्ची कांवरिया पथ के रास्ते बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि स्केटिंग उनका हुनर है और उसी हुनर को उन्होंने अपनी भक्ति का माध्यम बना लिया है। इस यात्रा की सबसे भावुक तस्वीर कृष्णा की है। वह अपनी दिवंगत माँ की तस्वीर को कांवर यात्रा में साथ लेकर चल रहे हैं। कृष्णा बताते हैं कि उनकी माँ हर साल बाबा धाम जाया करती थी। अब माँ तो साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादों और आशीर्वाद को साथ लेकर वह उसी श्रद्धा से बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। आस्था, मां के प्रेम और संकल्प का यह संगम हर किसी का दिल छू रहा है। स्केट्स पर दौड़ती यह कांवड़ यात्रा सिर्फ एक अनोखा अंदाज नहीं, बल्कि ये संदेश भी है कि जब आस्था सच्ची हो तो हर कदम, हर रफ्तार सीधे बाबा के दरबार तक पहुंच जाती है। नालंदा जिले के अस्थामा थाना क्षेत्र के माफी गांव का मामला है, जहां पानी निकासी को लेकर हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है विवाद के दौरान कुछ लोगों ने रहमत आलम और मोहम्मद राशिद आलम के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसमें दोनों घायल हो गए। एक छोटी सी बात, पानी की निकासी का विवाद, और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र के माफी गांव से आई इस घटना में 2 लोग घायल हैं, जबकि पीड़ित पक्ष ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि विवाद के दौरान कुछ लोगों ने रहमत आलम और मोहम्मद राशिद आलम के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसमें दोनों घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष ने हैदर कुरैशी, चांद कुरैशी, भोलू कुरैशी, सदाकत कुरैशी और अजमेरी खातून समेत कई लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ितों का ये भी आरोप है कि मौके पर मौजूद 112 टीम से जुड़े एएसआई नासीम ने मदद करने के बजाय कथित तौर पर आरोपियों को रोकने की जगह उकसाने वाली बात कही। हालांकि पूरे मामले में पुलिस पक्ष का बयान सामने आना बाकी है। पानी निकासी का विवाद अब पुलिस जाँच तक पहुँच गया है। आरोप की सच्चाई जाँच के बाद ही साफ होगी। सोचिए, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ अगर एक रोबोट भी मौजूद हो जो सर्जरी को पहले से कहीं ज्यादा सटीक और सुरक्षित बना दे, तो इलाज कितना बदल सकता है। इंटरनेशनल बोन एंड जॉइंट डे पर बिहार ने इसी दिशा में एक नया इतिहास रचा है। पटना में पहली बार ड्रैगन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में इमेजलेस रोबोटिक असिस्ट ज्वाइंट रिप्लेसमेंट तकनीकी से घुटने और कूल्हे का प्रत्यारोपण किया गया। यह नई तकनीक सर्जरी के दौरान बेहद सटीक माप उपलब्ध कराती है, जिससे कृत्रिम जोड़े को सही स्थिति में लगाने में सर्जन को मदद मिलती है। इसका उद्देश्य सर्जरी को अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी बनाना है। रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर अश्वनी गौरव के अनुसार लेविस इमेजलेस रोबोटिक असिस्टेंट टेक्नोलॉजी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्षेत्र में सटीकता और सुरक्षा का नया मानक स्थापित कर रही है। उनका कहना है कि यह तकनीक सर्जन का विकल्प नहीं, बल्कि एक उन्नत सहायक है जो बेहतर योजना और अधिक सटीक निष्पादन में मदद करती है।
बदलती तकनीक के साथ अब स्वास्थ्य सेवाएं भी हैट्रिक हो रही है। बिहार में रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की ओर ये शुरुआत भविष्य की आधुनिक और अधिक सटीक चिकित्सा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। खबर बेतिया से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास चरवाहे पर हमला करने वाले बाघ का मौत से पहले का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि हमले के करीब 1 घंटे बाद रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में बाघ बेहद असहज नजर आ रहा है। जिस बाघ के हमले ने पूरे इलाके को दहला दिया था, अब उसी बाघ की मौत से पहले की आखिरी तस्वीर सामने आई है। कैमरे में कैद ये वीडियो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या हमला करने वाला बाघ बीमार था, कमजोर था या किसी परेशानी में था? कभी वह पानी में लेटता दिख रहा है तो कभी बेचैनी से इधर उधर देखता नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से बाघ असहज नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि हमले के करीब 1 घंटे बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। वाल्मीकि नगर से सामने आई इन तस्वीरों के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि हमलावर बाघ शारीरिक रूप से कमजोर था और जंगल में सामान्य तरीके से शिकार करने में सक्षम नहीं था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकती है। रेस्क्यू के दौरान इस बाघ की भी मौत हो गई। फिलहाल बाघ की आखिरी तस्वीरों ने वन्य जीवों, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 30 जुलाई से अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर दरभंगा नगर निगम के करीब 1500 संविदा सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं और इसका असर अब पूरे शहर में साफ दिखाई दे रहा है। ये किसी डंपिंग यार्ड की तस्वीर नहीं बल्कि दरभंगा शहर की सड़कों का हाल है। चारों ओर कचरे के ढेर, उठती दुर्गंध और लोगों के मन में महामारी का डर। वजह है संविदा सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसने पूरे शहर की रफ्तार को ही रोक दी है। जगह जगह कचरे का अंबार लग गया है और लोगों को दुर्गंध के साथ संक्रामक बीमारियों का डर सता रहा है। नगर निगम परिसर में धरने पर बैठे सफाई कर्मी संविदा और ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म कर अस्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें हर महीने सिर्फ 11 से 12,000 रुपए मानदेय मिलता है, जिसमें परिवार का खर्च चलाना मुश्किल है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। संगठन की मांग है कि या तो स्थायी नियुक्ति की जाए या 30,000 रुपए मासिक मानदेय और 60 वर्ष तक सेवा की गारंटी सुनिश्चित की जाए। एक ओर अपनी मांगों पर अड़े सफाई कर्मी हैं, तो दूसरी ओर कचरे से जूझता शहर। अब निगाहें सरकार और निगम पर हैं कि ये गतिरोध कब टूटेगा और दरभंगा को कब मिलेगी राहत। आंदोलन में आपने नारे सुने होंगे, धरना देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी प्रदर्शन में बैंड बाजे की धुन पर जोश और जुनून को एक साथ देखा है? रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से आई ये तस्वीर संघर्ष को एक अलग ही रंग देती दिखाई दे रही है। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब सिर्फ अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहा। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग पेशे और हर उम्र के लोग इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। मंगलवार को आंदोलन स्थल पर बैंड बाजे की गूंज ने सबका ध्यान खींच लिया। बैंड वादक मुकेश ने कहा कि वो अभ्यर्थियों के समर्थन में बिना किसी शुल्क के अपनी सेवा दे रहे हैं, ताकि आंदोलन का हौसला और मजबूत हो। आंदोलन की सबसे प्रेरणादायक तस्वीर तब नजर आई जब एक पैर से दिव्यांग राकेश बाबा बैंड की धुन पर पूरे उत्साह के साथ नाचते और अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ाते दिखाई दिए। उनका कहना है कि यह सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और उनके अधिकारों की आवाज है। बैंड की धुन, नारों का शोर और रोजगार की उम्मीद। रांची का ये आंदोलन बता रहा है कि जब समाज साथ खड़ा हो जाए तो संघर्ष सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बन जाता है। पटना सिटी में नकली शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जहां नकली बोतल से असली की तैयारी हो रही थी। बाहर से एक सामान्य गोदाम, लेकिन अंदर चल रहा था नकली शराब बनाने का पूरा खेल। स्पिरिट से लेकर ब्रांडेड कंपनियों के रैपर, ढक्कन और होलोग्राम तक पटना में उत्पाद विभाग की छापेमारी ने शराब माफियाओं की इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो की गुप्त सूचना के आधार पर गोदाम में छापेमारी की गई, जहाँ
से 45 लीटर स्पिरिट शराब की बोतलें, कई ब्रांडेड कंपनियों के रैपर, ढक्कन और होलोग्राम स्टिकर बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि गंगा प्रदूषण रोड स्थित इस गोदाम में अवैध शराब तैयार करने का काम चल रहा था। छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। टीम ने गोदाम को सील कर दिया है और अब अवैध शराब के इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। राजधानी रांची में हुई तेज मानसूनी बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है। कचहरी चौक के पास मुख्य सड़क पर इतना पानी भर गया कि सड़क किसी समंदर जैसा नजर आने लगा। ये किसी समुद्र का किनारा नहीं बल्कि झारखंड की राजधानी रांची की सड़क है, जहां कल तक दौड़ती थी गाड़ियां, आज वहां पानी की लहरें उठ रही हैं। मानसून की एक तेज बारिश ने शहर की तस्वीर ही बदल दी। कचहरी चौक के पास मुख्य सड़क पर इतना पानी भर गया कि सड़क किसी समंदर जैसा नजर आने लगा। वहीं वाहनों के पहिए पानी में डूब गए और पानी की तेज लहरों के बीच वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जल जमाव ने शहर की बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि जहाँ एक और लोग जल जमाव से परेशान दिखे, वहीं कुछ बच्चों ने इसी पानी को अपनी मस्ती का मैदान बना लिया। कई लोग इस अनोखे नजारे के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में राजधानी के कई इलाकों का यही हाल हो जाता है और सड़कें किसी समुद्र जैसी दिखाई देने लगती हैं। बारिश की ये तस्वीरें एक तरफ बच्चों के लिए मस्ती का मौका बनी तो दूसरी ओर शहर की जल निकासी व्यवस्था की हकीकत सामने लेकर आ गयी। सवाल यही कि क्या हर मानसून में रांची यूं ही पानी पानी होती रहेगी? श्रावणी मेले में बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे लाखों कांवरियों की सुविधा के लिए मुंगेर जिला प्रशासन ने खास पहल की है। 26 किलोमीटर लंबे कच्ची कांवरिया पथ पर 7 जगहों पर जीविका दीदी की रसोई शुरू की गई। इन रसोइयों में जीविका समूह की महिलाएं खुद भोजन तैयार कर श्रद्धालुओं को उचित कीमत पर शुद्ध और सात्विक खाना उपलब्ध करा रही हैं। कंधे पर कांवर, जुबां पर बोलबम और हजारों कदमों की लंबी यात्रा। इस कठिन सफर में जब भूख लगे तो अब कांवरियों को भटकना नहीं पड़ेगा। मुंगेर के कांवरिया पथ पर जीविका दीदियों ने संभाल ली है सेवा की कमान, जहां मिल रहा है शुद्ध, सात्विक और भरोसे का भोजन। यहां भोजन के साथ दूध, फल और पीने का पानी भी मिल रहा है। जीविका दीदियों का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ भोजन उपलब्ध कराना नहीं बल्कि बाबा के भक्तों की सेवा करना है। इससे पहले भी जीविका समूह की महिलाएं सरकारी अस्पतालों में भोजन व्यवस्था संभाल चुकी हैं। अब उनके अनुभव का लाभ श्रावणी मेले में कांवरियों को मिल रहा है। भक्ति के इस सफर में जीविका दीदियों की रसोई कांवरियों के लिए राहत और भरोसे का ठिकाना बन रही है। स्वच्छता, स्वाद और सेवा भाव के साथ ये पहल बाबा भक्तों की यात्रा को और आसान बना रही है। रोहतास के डेहरी से एक बड़ी और चेतावनी देने वाली खबर सामने आई है। इंद्रपुरी सोन बराज में सेल्फी लेने का शौक 3 दोस्तों पर भारी पड़ गया। तेज बहाव के बीच तीनों युवक मझधार में फंस गए, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ और बहादुरी ने तीनों की जान बचा ली। सेल्फी के क्रेज में लोग जान देने तक को तैयार हो जाते हैं। इसका अंदाजा आप इसी तस्वीर से लगा सकते हैं। तस्वीरें रोहतास के डेहरी की है, जहां 3 युवक सोन बराज पर पहुंचे थे। इसी दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में वो पानी के तेज बहाव वाले हिस्से तक पहुंच गए और मझधार में फंस गए। युवकों को पानी में फंसा देख मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने बिना समय गवाए गमछा, चादर और दुपट्टों को जोड़कर एक लंबी रस्सी तैयार की और उसे युवकों की ओर फेंका। तीनों ने रस्सी को पकड़ा, जिसके सहारे लोगों ने उन्हें धीरे धीरे बाहर खींचना शुरू किया। इस दौरान एक युवक तेज धारा में बह गया, लेकिन लोगों ने पीछा कर उसे भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्थानीय लोगों का साहस और एकजुटता साफ दिखाई दे रही है। ये घटना एक बार फिर साबित करती है सेल्फी का एक गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता है। तीनों युवकों की जान तो बच गई, लेकिन ये हादसा हर पर्यटक और युवा के लिए एक बड़ी सीख है। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हर दिन जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। कई बार ट्रेन खड़ी रहने पर बच्चे उसके नीचे से निकलकर दूसरी ओर पहुंचते हैं। हालांकि स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज बना है, लेकिन उसकी पहुंच सड़क ठीक नहीं होने से और रेलवे फाटक दूर होने से लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।
हादसे को दावत देती ये तस्वीर कटिहार की है, जहां मासूम बच्चों की जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। स्टेशन पर 1 फुट ओवर ब्रिज बनाया गया, लेकिन इसकी कनेक्टिंग रोड ठीक नहीं होने के कारण और इससे जुड़ा हुआ रेलवे फाटक गेट वाले सड़क काफी दूर है। यही वजह है कि हर रोज स्कूली बच्चे रेलवे ट्रैक पार करके या स्टेशन पर लंबे देर तक ट्रेन रुके रहने की स्थिति में ट्रेन के नीचे से पार कर स्कूल जाते हैं। बच्चों को मना करने के बाद में हमेशा तो अभिभावक उसके साथ रहता है। बच्चों में खेल धूप की एक मनोभावना रहती है। मनोभावना को लेकर खेल धूप को लेकर वो क्रॉसिंग टप के नहीं रेलवे लाइन पर टपता है। तस्वीरें कोढ़ा प्रखंड के रोतारा पंचायत की है। प्राथमिक विद्यालय नहीं होने से रोजाना छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से विद्यालय जाते देखा जा सकता है। स्थानीय लोग फिलहाल इस हालत से शासन प्रशासन को अवगत करवाते हुए बड़ी आबादी वाले इलाके में प्राथमिक विद्यालय की मांग कर रहे हैं।